हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि महत्वपूर्ण होंगे यूपी यूएमएस एफआई एग्जाम के लिए, चाहे वो एम्स गोरखपुर का एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। प्लस मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करी है जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्वेश्चन सीखते हुए या अटेम्प्ट करते हुए, और आप इन क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। प्लस आप अपना स्कोर हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्लस टेलीग्राम चैनल रेगुलर अपडेट के लिए, वीडियो अपडेट या एमसीक्यूज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज मैक्रोफेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेगोसिटोसिस एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। Which of the following cells perform same function in placenta? ठीक है गाइस, तो ये पूछ रहा है मैक्रोफेजेस का रोल होता है फेगोसिटोसिस यानी कि ईटिंग ऑफ द बैक्टीरियाज एंड डैमेज सेल। ओके, तो सेम फंक्शन प्लेसेंटा में कौन करता है? वो डिड इन प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा में करता है गाइस हॉफवर्थ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा इंतजाम किया है कि आपको मैक्रोफेजेस उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको क्या नाम दिया जाता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट ब्लड में है तो मोनोसाइट बोलेंगे, जैसे ही वो टिश्यू में जाते हैं उन्हें बोला जाता है हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, इसी तरह अलग अलग ऑर्गन में जब हमारे मैक्रोफेजेस रहते हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन में था प्लेसेंटा, ठीक है, तो वो होता है, उसे इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑल आर स्टेनिंग मेथड फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स एक्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो सबको पता होगा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से रिलेटेड है ये, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स दिखते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेन करते हैं? तो मोस्ट पॉपुलर रहता है हमारा अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, बट ऑल्सो पॉन्डर स्टेन एंड लॉफलर्स मिथेलिन ब्लू आर यूज्ड फॉर स्टेन द वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, गैवेट स्टेन इज नॉट देयर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं प्लान नाम से, प्लान से पॉन्डर्स, लॉफलर्स, अल्बर्ट, नीसर, दीज आर स्टेन फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। आपको याद रखना है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी सीन इन, है ना, जैसे कोई पत्ती गिर रही है तो इस तरह की मोटिलिटी किस में दिखती है हमको? ठीक है, तो वो दिखती है हमें जियार्डिया लैम्बलिया में। ठीक है, तो जो भी मोटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके इस टेबल से सॉल्व होंगे। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आप मोटिलिटीज की कंडीशन भी याद रखें, है ना, जैसे कि लिस्टीरिया एट 22 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि बॉडी टेम्परेचर पे ये नॉन मोटाइल रहता है। ठीक है, ऑल्सो ये सारी मोटिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। ओके, तो वो हमें दिखती है जियार्डिया लैम्बलिया में, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन भी जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ट्यूब शोन इन इमेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। ठीक है गाइस, अब ट्यूब कौन सी दिखाई है हमें? ये दिख रही है हमें प्लेन ट्यूब है, प्लेन वैक्यूटेनर या फिर प्लेन वाइल है। ठीक है, तो इसमें प्लेन वाइल में क्या रहता है? कुछ लोग समझते हैं कि कुछ नहीं रहता, बट जो मॉडर्न प्लेन वाइल्स होती है उसमें क्लॉट एक्टिवेटर भी रहता है या सिलिका कोटिंग्स होती है। ठीक है, जिससे क्लॉट एक्टिवेट होता है और जल्दी ब्लड सैंपल क्लॉट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वी वांट सीरम, है ना। तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं चैनल पे जाके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच हमें पहचानना है कौन सा है ना। तो पहला है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, दूसरा है कार्सिनो एम्ब्रॉयनिक एंटीजन, तीसरा है कैंसर एंटीजन 99 और फोर्थ है अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर AFP बोलते हैं जिसे हम। तो इनमें से हमें करेक्ट मैच देखना है, तो ये मैंने टेबल लगा रखी है आपके लिए। सो कैंसर एंटीजन 99 इज रिलेटेड टू पेनक्रियाटिक कैंसर। आप कैसे याद रखेंगे? पेनक्रियास को इस तरह से बना लीजिए ना, तो ये 9 से रिसेंबल है, लेटा हुआ 9, तो आप इसे यहां से याद रख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स की लिस्ट और कौन सा वो कैंसर से एसोसिएटेड है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, आप इस टेबल को जरूर से याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
फाइंड इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच हमें बताना है, ठीक है, यानी कि सारे ही करेक्ट हैं इसमें एक्सेप्ट वन, तो वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उस वो कौन सी होती है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप रहती है, ठीक है। माइलोफाइब्रोसिस टीयर ड्रॉप सेल, बिल्कुल सही है, ये फाइंडिंग मिलती है हमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, यस ऑब्वियसली स्पेरोसाइट्स हो जाती है तो हिमोलिसिस उनका होता है, तो ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो सिडेरोफास से कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है, मैक्रोसाइट हो जाता है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो सबसे जो भयानक फॉर्म होती है मलेरिया की, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो कॉज करता है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो पूरा मलेरिया का वीडियो है, वो जाके आप जरूर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए ग्लाइकोलिपिड इन एम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इनहिबिट्स इट्स फेगोसिटोसिस कॉल्ड, ठीक है, सपोज आपके लंग्स में माइकोबैक्टीरियम है ना, और फेगोसिटिक सेल उसे खाना चाहती है, ठीक है, खाना चाहती है वो, है ना, बट वो खा नहीं पा रही, क्यों, क्योंकि उसके पास एक कोटिंग है जो कि है किसकी, लाइपो अरेबिनोमैनन की, ठीक है, ये इसका फेगोसिटोसिस प्रिवेंट करता है, समझे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट, ठीक है गाइस, अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन है कि सारे कोकाई है ना वो ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब वो पिंक कलर नहीं लेते, वो वायलेट, क्रिस्टल वायलेट वाला कलर लेते, प्राइमरी स्टेन रखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज 3, मोरक्सेला, निजेरिया, वेलोनेला, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन सभी में ग्राम नेगेटिव है, अदरवाइज सारे कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं। याद करने के लिए मैंने आपके लिए बना रखा है, ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव, एक्सेप्शन है यहाँ पे मोरक्सेला, वेलोनेला, निजेरिया, एंड ऑल बेसिलाई जो है ना वो आपके ग्राम नेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट मैकडोनाल्ड, ठीक है। एम से ये एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम, सी से सी डिप्थीरी, डी से डिप्थीरियोइड, ऑन को उल्टा कर दो तो नोकार्डिया हो गया, ए को एक्टिनोमाइसिस और लिस्टीरिया। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टर्मिनल स्पाइन एग इज बिलोंग्स टू, ठीक है, तो स्पाइन एग है ना जहां पे ये स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस सा निकला रहता है, ये नुकीली चीज, ठीक है, तो जहां पे ये चीज टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब एट द एंड्स, एट द कॉर्नर, है ना, तो ये टर्मिनल होता है, तो ये हो गया आपका एस हेमाटोबियम में, ठीक है। जेपोनिकम में क्या है, दिख ही नहीं रहा है तो, बट दिख ही नहीं रहा तो उसे बोलते हैं रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब जो चीज जा चुकी है, पुरानी हो चुकी है, ठीक है। रूडिमेंट्री लेटरल स्पाइन है, साइड में है क्योंकि। प्लस लेटरल स्पाइन किस में है आपका, एस मेंसोनी में, ये देखो ये लेटरल है, लेटरल मतलब बगल में, साइड में, टर्मिनल मतलब एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट पहचानना है, ठीक है, तो बैरोमीटर नहीं है, एयर प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, यूरिनोमीटर इज करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। यूरिनोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए रहता है यूजुअली। रिफ्रैक्टोमीटर भी नहीं है, एल्बिनोमीटर प्रोटीन के लिए होता है, वो भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टेस्ट फॉर सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन इज, तो सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट बना दी है सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट की जो आपको एग्जाम में याद करके जाने ही जाने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सीरम बिलिरुबिन मेलाइन एवलेंस से करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्लूकोज ऑटोमेटेड मोटेड जीओडी पीओडी होता है, प्लस बायोरेट होता है प्रोटीन के लिए, ऑटोमेटेड मेथड जो कि ऑटो एनालाइजर में चलता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, रशल्स बॉडी सीनी, सी अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग इन्फेक्शंस में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी सीन इन देयर स्मीयर्स, और है ना इन देयर हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स और पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स, ठीक है। तो वो सब हमें पता होना चाहिए, बट वो इतनी सारी हो जाती है कि हमें सारा याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो अभी रशल्स बॉडी किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको वो चीज देखना है। रशल्स बॉडी हमको दिखती है मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है गाइस,
मल्टीपल माइलोमा आपको रशल्स बॉडी देखने को मिलेगी। उसी तरह से बहुत सारी बॉडीज जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है येलो से, ठीक है। ये सारे ही आपको याद करने हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने डिस्कस किया है, मे बी बॉलिंगर बॉडीज पूछ लिया तो आपको लगाना पड़ेगा अगर आप ये मेरे से पढ़ के जाएंगे, समझे। तो ये सारी जिस पे हाईलाइट है वो आपको करके ही जाने हैं, बाकी जो नॉन हाईलाइटेड है अगर आप याद करने में इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट जो हाईलाइटेड है येलो कलर से वो आपको याद रखने ही रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अनादर नेम फॉर सिकल सेल्स। तो सिकल सेल्स का अनादर नेम क्या है गाइस? तो सिकल सेल्स को क्या बोलते हैं हम? ड्रिपेनोसाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो शेप्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है, जैसे कि स्टोमेटा की तरह ओपनिंग है तो स्टोमेटासाइट बोल दिया, है ना। सिकल सेल है तो उसे बोल दिया ड्रिपेनोसाइट्स बोल दिया। टारगेट बुलाई अपीयरेंस जैसे है, टारगेट जैसे नहीं होता आर्चरी वाले लोग निशाना लगाते तो टारगेट सेल कोडोसाइट्स बोल दिया, ठीक है। तो अपीयरेंस के बेसिस पे नाम दिया जाता है, तो सिकल सेल को जो नाम दिया है वो है ड्रिपेनोसाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन इंडिया प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनर ब्लड इज टेस्टेड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो गाइस इंडिया के अंदर ना 5 जो है टीटीआई स्क्रीनिंग है टेस्ट, ठीक है। टीटीआई मतलब ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस, 5 चीजों को हम टेस्ट करते हैं अगर कोई भी डोनर हमें ब्लड डोनेट करता है। वो 5 है आपकी ये HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस एंड मलेरिया, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में है। बोरेलिया इज आउट, मे बी फॉरेन में करते होंगे बट इंडिया में नहीं करते हैं, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इनकरेक्टली मैच ट्रांसपोर्ट मीडिया है हमें देखना है। तो हम जब कल्चर मीडियाज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ मीडियाज ऐसे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए कल्चर मीडिया चाहिए जिस पे वो सरवाइव कर सके। तो वो सारे स्पेसिफिक होते हैं कुछ कुछ बैक्टीरियाज के लिए, जैसे कि निजेरिया के लिए स्टुअर्ट मीडिया है ना। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए पाइक्स मीडिया है। शिजेला सैल्मोनेला के लिए कैरिबिलेयर है। विब्रियो कॉलेरा के लिए बहुत सारे हैं, कैरिबिलेयर, वीआर, ऑटोक्लेव्ड सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट है आपके, बट कैरिबिलेयर यहाँ पे कैंपाइलोबैक्टर के लिए दे रखा है जो कि है गलत। तो इनकरेक्ट मैच देखना था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्पेशल स्टेन फॉर न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा है? पैप नहीं है, ऑर्थिन स्टारिन नहीं है, स्पाइरोकिट के लिए होता है, फ्यूलजन है, गुड, और ये आयरन वगैरह के लिए है, ठीक है, आयरन के लिए। ये है आपका डीएनए के लिए, ठीक है। डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप इस पे स्पेशल स्टेन का वीडियो भी बना है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फंगल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए फंगल वॉल इज नोन एज। तो सी होता क्या है गाइस, सपोज किसी को पहले टीबी हुआ था या कोई भी बीमारी थी, उसके लंग्स में इस तरह से छोटी छोटी कैविटीज बन जाती है ना, वहां पे कैविटीज हो जाती है लंग्स में, जहां पे ये आपका एस्परजिलस नाम का फंगस वहां पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं एस्परजिलोमा। It is not a tumor, just a fungus sitting in a cavity and making a ball-like structure, ठीक है। तो फंगस बॉल जो है वो एस्परजिलस बनाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच इकोलाई स्ट्रेन कॉज ट्रेवलर्स डायरिया। तो ट्रेवलर्स डायरिया कौन सा इकोलाई का स्ट्रेन करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बना दी है जिससे आप ये सॉल्व कर पाएंगे और आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई, तो ये सारे इस तरह से बोले जाएंगे, पीटी से ये मतलब है उनका टॉक्सिन इन्वेसिव एग्रीगेटिव, ठीक है। तो ट्रेवलर्स डायरिया जो करता है वो गाइस करता है टॉक्सिनोजेनिक, तो टी से ट्रेवलर, टी से टॉक्सिनोजेनिक, ठीक है। तो आपको ATEC लगाना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 7 फेल्डमैन टेस्ट इज डन फॉर, वो करते हैं हम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी में स्क्रीनिंग टेस्ट के तरह से किया जाता है ना। तो होता क्या है, पेशेंट का सीरम हम लेते हैं, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा की ट्रोफोजोइट्स यानी कि एंटीजन बोल सकते हो आप इन्हें, टॉक्सोप्लाज्मा एंटीजन,
एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड उनको इंक्यूबेट किया जाता है, देन मिथिलिन ब्लू एडिट किया जाता है। अगर पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज हैं तो एंटीजन यानी कि इसकी प्लस एंटीबॉडी ये दोनों अगर होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट ना एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो मिथिलिन ब्लू हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मा ट्रोफोजोइड्स आर नॉट स्टेन्ड, अगर वो स्टेन्ड नहीं होते क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दी है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के दौरान मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉयड हो गई, तो कहां से स्टेन लेगा वो, तो वो पॉजिटिव है। बट अगर वो ब्लू अपीयर हो जाते हैं यानी कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है उनकी, तो वो नेगेटिव होता है कि नहीं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, तो इसे बोलते हैं हम सेवन फेल्डमैन टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी सबको पता है, किसी भी चीज से, किसी भी एंटीजन से, किसी फॉरेन मॉलिक्यूल से एक सुपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाना, मतलब जितना होना नहीं चाहिए उससे ज्यादा, उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल हैं एलर्जी, कैसोनिस टेस्ट, अस्थमा, एटोपी। तो नॉट एग्जाम्पल है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच इज नॉट ए आइसोटाइप ऑफ हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो गाइस हैवी चेन्स आपने देखा होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो होती है अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। IgM बोलते हैं, IgE बोलते हैं, IgD बोलते हैं, IgG बोलते हैं, IgA बोलते हैं। तो अल्फा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, कापा जो है वो लाइट चेन का आइसोटाइप है, नॉट ऑफ हैवी चेन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, प्लेटलेट हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ हाउ मेनी डेज। तो 10 डेज गाइस, यहाँ पे तो ऑप्शन ही इतने इजी थे कि कोई भी कर सकता है। 10 डेज इज एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट्स। बनाना शेप्ड मतलब कुछ इस तरह के जो गैमेटोसाइट्स हैं आपके, वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्मीयर के अंदर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा छोटा सा, तो वो दिखते हैं आपके पी फैल्सीफेरम में दिखते हैं, ठीक है। किस प्लाज्मोडियम स्पीशीज में, पी फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टेबल लगा दिया कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको याद रखनी है, प्लस गैमेटोसाइट किसके इंपॉर्टेंट है, पी फैल्सीफेरम यहाँ पे है ना, पी फैल्सीफेरम के गैमेटोसाइट सही है, ठीक है। किस तरह के, बनाना शेप्ड है ना, बनाना के आकार के हैं, ये देखिए बनाना की शेप, ठीक है। बैंड फॉर्म किस में दिख रहा है, मलेरिया में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि किस में क्या दिख रहा है, ठीक है। मलेरिया वाला वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, प्रेजेंस ऑफ कास्ट इन यूरिन इज नोन एज। तो कास्ट की प्रेजेंस इन द यूरिन इज नोन एज क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो कहलाती है गाइस सिलेंड्रोरिया, ठीक है। बिकॉज कास्ट क्या है, कास्ट है आपका यूरिन, कास्ट आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, जैसे हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो इस तरह का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहीं पे कुछ सम प्रोटीन्स चिपक जाते हैं, कौन से प्रोटीन, स्टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन और यूडियोमोड्यूलिन, ये यहाँ पे सेल सिक्रेट करते हैं, तो वो इस तरह से अटैच होते हैं, तो उसे बोला जाता है सिलेंड्रूरिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कास्ट इन यूरिन इज नोन एज सिलेंड्रूरिया, ठीक है। कास्ट पे भी वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बैंड फॉर्म ऑफ ट्रोफोसाइट सीन इन विच टाइप ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन। तो मलेरिया वाला वीडियो देखिए, बैंड फॉर्म किस में बताया था, मलेरिया में बताया था, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, लार्जेस्ट वायरस हमें पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट वायरस आउट ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, लार्जेस्ट जिनोम से लेके लार्जेस्ट वायरस तक। तो लार्जेस्ट वायरस है हमारा पॉक्स वायरस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी पार्वो वायरस क्या है, पार्वो वायरस है आपका स्मॉलेस्ट वायरस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, डाइंस फेनोमेना इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन, ठीक है। तो डाइंस फेनोमेना क्या होता है, जब आप प्रोटियस के दो स्ट्रेन को इनोकुलेट करते हैं एक जगह, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा, तो दोनों में स्वार्मिंग होगी, ठीक है। बट एक पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों स्ट्रेन इस तरह से लाइन बना लेंगे, एक जो आपको आंखों से दिखेगी, ठीक है। ये उनको डिस्टिंग्विश करती है कि मैं अलग स्ट्रेन हूं, ये बंदा अलग स्ट्रेन है। तो इस चीज को बोलते हैं डाइंस फेनोमेना, जो कि देखने को मिलता है प्रोटियस के केस में।
समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज विद इट डाइंस स्टेन, है ना। एक और डाइंस होता है, वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा के लिए, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, इट इज डाइंस फेनोमेना फॉर प्रोटियस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निडल लाइक रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर। तो निडल लाइक क्या होता है, वैक्यूल्स तो नहीं होता है। ओसोजोन क्रिस्टल, इट इज साइटोप्लाज्मिक और व्हाट, है ना, सेल से लेना देना ज्यादा है नहीं। और रॉड्स, या डेफिनेटली। स्ट्राइएशन, नहीं नहीं, गलत। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह के पर्पलिश थोड़े रेडिश जो है ना, ये जो आपको दिख रही है और रोड्स दिखते हैं, ठीक है। एक कैंसर होता है AML M3 टाइप, ठीक है, इसमें ये दिखती है, और इस तरह के सेल को हम बोलते हैं फैगट सेल्स, ठीक है। इट इज मार्कर फॉर AML M3 टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, रैपिड कार्ड टेस्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी है, जो कार्ड होते हैं हमारे रैपिड कार्ड, यहाँ पे ड्रॉप डाला, यहाँ पे 2 लाइन बन गई, तो वो जो है आपका, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आप जाके इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाउ ए रैपिड कार्ड वर्क एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, विच इज इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, ICT बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इन परफॉर्मिंग ब्लड ड्रॉ विच वाइल इज लास्ट टू बी फिल्ड। तो सबसे लास्ट में कौन सी वाइल हम सैंपल लेंगे जब हम ब्लड कलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल ट्रिक ऐसा रहता है कि सबसे जल्दी क्या होगा, ब्लड बाहर निकालते ही क्लॉटिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो लाइट ब्लू सबसे पहले कोगुलेशन के जो सैंपल्स है वो लेंगे। अगर उससे भी पहले लेना है तो बिना किसी कंटामिनेशन के हमें कल्चर बॉटल में लेना है, ठीक है, ये कल्चर बॉटल में लेना है। देन फिर हमें स्काई ब्लू टॉप वाली में लेना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाके प्लीज वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ISE मॉड्यूल इन इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन ऑटो एनालाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ C। सो होता क्या है, ISE मॉड्यूल क्या है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आयन सिलेक्टिव मतलब जैसे कैल्शियम के लिए अलग इलेक्ट्रोड रहेगा, सोडियम के लिए अलग इलेक्ट्रोड रहेगा, पोटेशियम के लिए अलग इलेक्ट्रोड रहेगा। तो इस तरह से आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का मॉड्यूल फिट होता है ऑटो एनालाइजर में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन करते हैं। वो वर्क करता है आपका पोटेंशियोमेट्री पे, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव आयंस रहेंगे। तो ये जो चीज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वाला चीज, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियोमेट्री। इस प्रिंसिपल पे हमारे ISE मॉड्यूल्स काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट स्टेनिंग मेथड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू स्टेन एंड मैनुअली काउंट रेटिक्यूलोसाइट। ठीक है, तो रेटिक्यूलोसाइट्स यानी कि इमेच्योर RBC आप बोल सकते हैं उसे, तो उसको हम देखने के लिए करते हैं लाइव स्टेन यानी कि सुप्रावाइटल स्टेनिंग हम करते हैं। तो कुछ इस तरह के दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें राइबोसोमल RNA प्रोटीन्स रहता है जो कि रेटिकुलर फ्रेमवर्क में रहता है इस तरह से, ठीक है। डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स दिखते हैं और आपको, और 2 स्टेन है मेनली, न्यू मिथिलिन ब्लू या फिर ब्लेरेंट क्रिसाइल ब्लू। बेस्ट है आपका न्यू मिथिलिन ब्लू, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं, द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया इज बेस्ड ऑन माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशियो। नहीं, पर्शियन ब्लू कोई लेना देना नहीं है। RBC इंडाइसिस, यस कैन बी। रेटिकुलोसाइट, नो, समटाइम्स इट कैन बट मोस्टली डिपेंड ऑन RBC इंडाइसिस। कैसे, तो इस तरह से, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया होता है तो MCB देखते हैं हम, जो कि पार्ट है रेड सेल इंडाइसिस का, है ना, RCI का। तो MCB में क्या देखते हैं, अगर MCB कम है तो माइक्रोसाइट हो गया, MCB नॉर्मल है या मैक्रोसाइट है तो माइक्रोसाइट होगा। अगर उसमें हाइपोक्रोमिक है तो फिर हाइपोक्रोमिक मतलब लो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी हो गया, नॉर्मो है तो थैल हो गया, है ना, हाइपरक्रोमिक है तो HS और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई हो जाता है एनीमिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट रूटीन कोगुलेशन स्टडीज इज। तो कोगुलेशन स्टडीज के लिए ऑब्वियसली सबको पता है ट्राइसोडियम साइट्रेट वाइल हम यूज करते हैं, जो कि होती है ब्लू टॉप इस तरह की। इस पे वीडियो बन रखा है, आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, सीडी मार्कर फॉर पैन टी सेल। पैन टी सेल मतलब सारी, पैन मतलब पैन इंडिया मतलब पूरे देश में, पूरे भारत में। पैन टी सेल मतलब सारी टी सेल्स में कौन सा एक कॉमन मार्कर है, सीडी मार्कर, तो वो होता है आपका CD3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस लिंक्स मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन्स। ठीक है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि हिस्टामिन रिलीज से, यानी कि इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक चीजों से रिलेटेड है, वो है IgE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, CSF इज फॉर्म्ड बाय अल्ट्रा फिल्टरेशन ऑफ प्लाज्मा थ्रू, तो व्हाट। सो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉरॉइड प्लेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच कंपोनेंट हैज लॉन्गेस्ट एक्सपायरेशन डेट। तो सी many of things we can stored up to 5 year or 8 year in FFP and cryoprecipitate, but this is not the case because frozen RBCs को हम 10 साल तक भी रख सकते हैं। आप ऐसे कह रहे होगे कि RBCs तो सर वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। वी एड ए क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, ये बात पहुंच जाती है सेल कल्चर के लेवल की। ठीक है, जब हम इस तरह की चीजें हम उसमें डालते हैं कि उसे ठंड से, कोल्ड से कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, और हम उसे 10 साल तक रख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सब 5-5 साल वगैरह के लिए रह सकते हैं, एक्सपायर इन 5 डेज के लिए हो जाती है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। तो सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ए 25 ईयर ओल्ड फीमेल हैज हीमोग्लोबिन ऑफ इतना, यानी कि नॉर्मल रहता है 12.5 mg/dl के अराउंड रहता है। ठीक है, तो उससे काफी कम है, यानी कि ये माइल्ड एनेमिक बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, मॉडरेट एनेमिक, और MCB भी कम है आपका। तो क्या केस बन रहा है, ये बन रहा है आपका माइक्रोसिटिक, यानी कि माइक्रोसिटिक मतलब MCB कम है, 80 से 100 होना चाहिए, 80 से 100 होना चाहिए फेम्टोलीटर। ठीक है, तो ये क्या 80 से कम है, 65 है, तो ये माइक्रोसिटिक हो गया, RBC से छोटी है। हीमोग्लोबिन भी कम है तो हाइपोक्रोमिक हो गया। हाइपो मतलब लो हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, हाइपोक्रोमिक। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक इज अ काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, व्हाट एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय बॉम्बे इंडिविजुअल। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसका है उसका केस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंटीजन, जैसे कि A एंटीजन, B एंटीजन, इट हैज नो, कोई एंटीजन नहीं। प्लस जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है जो कि बनाता है आपका A एंटीजन, यानी कि H एंटीजन, वो भी इनके अंदर नहीं होता है। दैट इज इनके अंदर सारी एंटीबॉडीज होंगी, एंटी A भी होगी, एंटी B भी होगी, एंटी H भी होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को वही ट्रांसफ्यूज कर सकता है जिसके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसमेंट मीडियम डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल अलाउइंग एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी एंटीजन टू कम क्लोजर। सी होता है क्या है, सपोज हेयर इज एंटीबॉडीज, है ना, these are Y-shaped structure antibodies, this is RBC और RBC। ठीक है, तो there is ionic cloud in between them, ionic cloud plus minus minus plus minus charges just like it। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज है, तो अब इतने जल्दी यहाँ पे इनका आपस में मिलन हो नहीं पाएगा, तो उस चीज को संभालने के लिए आते हैं लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, यानी कि लिस सॉल्यूशन टाइप के एजेंट, जिन्हें हम बोलते हैं एनहांसमेंट मीडिया, बिकॉज इट एनहांसेस द एंटीबॉडी और एंटीजन अपटेक। ठीक है, आपस में मिल जाना या फिर एग्लूटिनेट कराने में इन्वॉल्व होना, तो दीज आर द एनहांसमेंट मीडियम। ठीक है, तो लिस सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। दीज आर ऑल्सो एनहांसमेंट मीडियम बट इट हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। दिस इज अबाउट द जीटा पोटेंशियल, यानी कि आयनिक क्लाउड अराउंड द सेल्स विच डज नॉट लेट इट कम टूगेदर, है ना। दो आरबीसीज हैं यहाँ पे, या एंटीबॉडीज और आरबीसीज हैं, तो ये आयनिक क्लाउड इनको आपस में चिपकने नहीं देगा, है ना।
तो दिस इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। और इस जेटा पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास है लिस्ट सॉल्यूशन, जो कि है एक इनहेंसमेंट मीडिया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इन माइलोफाइब्रोसिस द कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी इज दैट ऑफ। तो सी अब क्या है, माइलोफाइब्रोसिस का हमने सपोज एक सैंपल लेके जस्ट स्मीयर बनाया, तो हमें किस तरह के सेल्स देखने की उम्मीद है उस चीज में। तो व्हाट काइंड ऑफ सेल वी कैन सी, ठीक है, तो वी कैन सी टीयर ड्रॉप सेल। हाउ? सपोज इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ओके, वेरी बिग बोन, ओके, it has bone marrow, especially most of the at the ends of bones, है ना, and this cotton fibrosis, fibrosis मतलब fibrous हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर, लिक्विड या वैसी कंसिस्टेंसी में नहीं रहा है, फाइब्रिस सॉलिडिफाई हो गया है। ठीक है, इट इज समहाउ वेरी लिटिल एक्टिव, है ना, तो हो गया है। तो अब यहां से किसी सेल को निकलना है बाहर इन द सर्कुलेशन, ठीक है, तो वो क्या इस तरह से खिंच के नहीं निकलेगी, क्योंकि जगह कम होगी फाइब्रोसिस से, वहां से निकलने के लिए वो इस तरह से खिंच जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे टीयर ड्रॉप सेल्स। ठीक है, टीयर लाइक, है ना, खिंच के निकलेगी तो टीयर ड्रॉप हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप सेल्स, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच ऑफ दीस एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। तो infants might not be able to make this amino acid in their body, so these are semi-essential amino acid, arginine and histidine। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी एसेंशियल एमिनो एसिड्स की जो लिस्ट हमें याद करनी है वो इस तरह से करनी है, बीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है, तो बीआईपी से ये सारे निमोनिक है, आप प्लीज इसे याद करिए, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, विच रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन molecule can bind to antigen। तो suppose this is what we have here is antibody, है ना, these are heavy chains, these are light chains। ठीक है, यहाँ पे बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नाउ एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है? एंटीजन इस जगह पे बाइंड होता है, इस जगह पे बाइंड होता है, इस तरह से बाइंड होता है ना, इस तरह से बाइंड होता है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दीज आर फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, FAB बोलते हैं। ठीक है, FAB। ये क्या है? FC पोर्शन इसे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट जो है इसे अगर ठंडा रख दोगे तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन हो जाएगा नेचर। बाकी ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन ये वाले होते हैं, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन ये वाले होते हैं, लाइट चेन के ये वाले होते हैं, ये वेरिएबल रीजन होते हैं जो ऊपर जहाँ पे बाइंडिंग होती है। तो FAB ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटीबॉडी वाला वीडियो देख सकते हैं बेटर डिटेल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द बेथेस्डा एसे इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो बेथेस्डा एसे सबको लग रहा होगा साइटोलॉजी रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ है, ब्ला ब्ला, बट इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू फैक्टर 8 इनहिबिटर टाइटर। See, someone has hemophilia, it doesn't have the gene for which make a factor 8, है ना, factor 8 is responsible for clotting, है ना, blood clot, तो bleeding होगा उसे, है ना, हीमोफीलिया हो गया यानी कि bleeding हो गया। अब वो फैक्टर बाहर से चढ़वा रहा है ना, बाहर से वो फैक्टर ले रहा है, तो जब वो 50-60 बार फैक्टर बाहर से ले लेगा तो बॉडी को लगेगा ये फॉरेन है, इसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना चुकी होगी। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज जब वो 61 बार या और फैक्टर लेगा तो वो एंटीबॉडीज उस फैक्टर को काम नहीं करने देगी, उसे न्यूट्रलाइज कर देगी पहली, तो उस चीज को बोलते हैं फैक्टर 8 इनहिबिटर। और वो कितना है वो निकालने के लिए हम लगाते हैं बेथेस्डा एसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, चार्कोट लीडन क्रिस्टल सीन इन। तो चार्कोट लीडन क्रिस्टल हमें दिखते हैं एलर्जी में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ऑप्शन सी है ये करेक्ट। तो इस तरह का कुछ चार्कोट लीडन क्रिस्टल्स रहते हैं। इसिनोफिलिक प्रोटीन रहता है, गैलेक्टिन 10 नाम है उसका, ये आपको मिलता है जब इसिनोफिल टूटती हैं, जो कि मेनली होता है एलर्जिक रिएक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोटोम कौन सा है? तो रोटेरी माइक्रोटोम हमने देखा होगा, इस तरह का दिखता है, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इन टुडेज लेबोरेटरीज।
क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, फिक्सेटिव ऑफ चॉइस फॉर कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग की फिक्सेशन के लिए क्या है? तो सिंपल रूल इस तरह का रहता है कि कैरियोटाइपिंग मतलब हम क्रोमोसोम की स्टडी करने वाले हैं, तो हम टिश्यू लेते हैं, ग्रोथ कल्चर मीडिया लेते हैं, उसमें हम वो टिश्यू वगैरह डाल देते हैं, सैंपल डाल देते हैं, सेल डाल देते हैं, उसको हम एक केमिकल डालते हैं जो कि माइटोसिस करवाता है उसके अंदर, मतलब डिवीजन करवाता है, तभी तो हम वो सब देख पाएंगे क्रोमोसोम से रिलेटेड चीजें, है ना। फिर एक फेज आता है मेटाफेज पे, वो हम एक केमिकल डालते हैं जिससे वो रुक जाता है, फिर हम उस सेल को सेंट्रीफ्यूज वगैरह करके नीचे अपने बॉटम में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे उसमें हम डालते हैं फिक्सेटिव ताकि वो सेल टूट भी जाए। कौन सा फिक्सेटिव? कॉर्नोई फिक्सेटिव। ये हेमोरेजिक फ्लूइड को फिक्स करने के लिए यूज होता है। तो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर तो वो सेफ रखेगा बट सेल तोड़ भी देगा, ठीक है। कॉर्नोई फ्लूइड के बारे में पढ़ लेना, इसका कंपोजिशन, वो आरबीसी को तोड़ भी देता है और सेल्स को तोड़ भी देता है, बट इट फिक्सेस द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सेल्स, है ना। तो इस तरह से फिर जब वो उसे हम माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो हमें क्रोमोसोम वगैरह दिखेंगे जब हम स्टेन ऐड करेंगे, तो इस तरह से आपका पैटर्न दिखेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ऑल द टेस्ट फॉर बेंस-जोन्स प्रोटीन एक्सेप्ट डाइएसिटाइल मोनोक्सिम। तो कमेंट में बताइए कि ये किस लिए करते हैं। ये तीनों जो हैं आपके बेंस-जोन्स प्रोटीन्स के लिए ही हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर इन फर्स्ट वीक ऑफ ऑनसेट। तो ये याद रखिए, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। बी लिखो यहाँ पे ब्लड कल्चर के लिए, एंटीबॉडी के लिए ए लिखो, सीरम फॉर एंटीबॉडी, ठीक है। स्टूल के लिए एस लिखो और यूरिन के लिए यू। तो बासु हो गया, बासु भाई, है ना। तो बासु से याद रखो कि फर्स्ट वीक में कौन सा होगा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। तो फर्स्ट वीक में क्या है आपका ब्लड कल्चर, स्पेशली यहाँ पे बोन मैरो कल्चर ले लोगे तो बहुत बेटर है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। बोन मैरो कल्चर, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, क्ले कलर्ड स्टूल सीन इन केस ऑफ। तो क्ले कलर्ड स्टूल है वो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जो हो जाएगा, तो फैट बाइल वगैरह पिगमेंट है वो सारे स्टूल में नहीं आएंगे, वो क्ले कलर्ड हो जाएगी, माने मिट्टी के नुमा हो जाएगी, पेल हो जाएगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस केस है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, इंटरनल क्यूसी डेटा इज मॉनिटर्ड बाय। तो लेवी जेनिंग चार्ट सबने सुना होगा, ठीक है, तो वो होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, सैटेलाइटिज्म टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। तो सैटेलाइट वाला जो टेस्ट है, सैटेलाइटिज्म टेस्ट, वो किसके लिए पॉजिटिव है? पहली बात तो ये होता क्या है, होता ऐसे है कि दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हेमिन, इसका नाम है एनएडी और एनएडीपी, है ना। ये होता है इंट्रासेलुलर यानी कि आरबीसी के अंदर होता है। तो होता क्या है, जब हम ब्लड अगार पे हम ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो हीमोफिलस की इन्फ्लुएंजा की कॉलोनी ग्रो नहीं करती है या फिर बहुत कम ग्रो करती है, बिकॉज हमारे पास फैक्टर एक्स तो होता है ब्लड अगार में, बट जो फैक्टर 5 है वो आरबीसी के अंदर होता है। तो हीमोफिलस तो वैसा कुछ करता नहीं है जो आरबीसी से मिल जाए। जब हम स्टेफाइलोकोकस की ऑरियस की लाइन खींच देते हैं वहां पे, तो स्टेफ ऑरियस के पास होते हैं हीमोलाइजिन, वो ब्लड को तोड़ता है, वो आरबीसी को तोड़ता है और इट रिलीजेस द वी फैक्टर, यानी कि ये वाला फैक्टर वो रिलीज करता है, ठीक है। तो फिर जब वो रिलीज करेगा तो उसके आसपास की कॉलोनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो ये नियर बाई कॉलोनी है ये बहुत अच्छी वाली ग्रोथ दे रही है, बाकी जो कोने पे है एकदम वो नहीं दे रही, क्योंकि वहां पे स्टाफ नहीं है, वहां पे खुद ही मेहनत कर रहा है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसलिए हमने पढ़ा होगा एच इन्फ्लुएंजा को चॉकलेट अगार में हम ग्रो कराते हैं, बिकॉज हीटेड ब्लड में आरबीसी ब्रेक हो जाती है और ये दोनों फैक्टर रिलीज हो जाते हैं और उस मीडियम में सरफेस पे मिल जाते हैं, तो कॉलोनी बहुत अच्छी ग्रो होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। तो स्पोरोजॉइड मलेरिया पे वीडियो बना हुआ है, वो जाके प्लीज देखिए आप, बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, कॉपर पेनी बॉडीज, यानी कि कॉपर के जो सिक्के होते हैं उस तरह की बॉडीज अगर हमें देखने को मिल रही है तो कौन से फंगल इन्फेक्शन में? कॉपर से, सीओ से, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, तो उसमें ये देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, ऑल आर स्टेन फॉर एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक्सेप्ट, तो modified Giemsa stain, Wharton styrene stain, Steiner stain are example of stain for H. pylori. However, Luxol fast blue for myelin related thing related to nervous tissue. So option B, C, D is correct and not the option is A. तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन ए को यहाँ पे सही माना जाएगा। स्पेशल स्टेन पे वीडियो बना है, जाके वो देखिए, बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, मडी ब्राउन कास्ट है ना, सपोज इट इज ए कास्ट, कास्ट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूरिन कॉल्ड एज सिलेंडरोरिया। तो कास्ट जो कि डिसइंटीग्रेट हो रही है, जो कि मडी ब्राउन इन नेचर है, यानी कि कीचड़ नुमा या ब्राउनिश टाइप की है, ठीक है, तो वो कास्ट हमें देखने को मिलती है एक्यूट ट्यूबरल नेक्रोसिस में। अगर टिश्यू सड़ रहा है तो वो मडी ब्राउन कास्ट की तरह दिखेगा, ठीक है, तो वो होता है मडी ब्राउन कास्ट, यूरिन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा। कास्ट के ऊपर वीडियो बनाए, प्लीज आके देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, विच वायरस हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक कंपोजिशन। तो हियर इट सीम्स लाइक अ टफ question, but it is really not a tough question because all the RNA mostly are single stranded except the double stranded RNA which is seen in Rio virus। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है जो रियो वायरस, वो करेक्ट है, ठीक है, it is double stranded RNA, however other RNA viruses are single stranded। okay, now question number 60 की बात करें, मैकफाइडिन रिएक्शन is related to, तो वो होता है गाइस बैसिलस एंथ्रेसिस से रिलेटेड। इसमें होता क्या है, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल होता है बैसिलस एंथ्रेसिस का, उसे हम गुड्स पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैकफाइडिन रिएक्शन, है ना, जिस तरह से क्वलंग रिएक्शन होता है उसी तरह से मैकफाइडिन रिएक्शन होता है। इसमें क्या है, लेकिन आपको अमॉर्फस पर्पल कैप्सूल दिखेगा सराउंडिंग द बैसिलाई। कौन सा बैसिलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, तो दिस इज मैकफाइडिन रिएक्शन रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ए डिनोट्स इन CPDA एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ब्लड बैग, तो कौन सा होता है, सी से होता है आपका साइट्रेट, ठीक है, पी से फॉस्फेट, डी से डेक्सट्रोस, ठीक है, अब बचा हुआ ए से होता है आपका एडेनिन, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच एक्ट एज पोटेंट एनाफाइलोटॉक्सिन्स। एनाफाइलोटॉक्सिन्स आर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स विच कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक लाइक रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो जो ए कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के, वो यूजुअली पोटेंट एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आप कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड सेल, ठीक है, तो कोई आरबीसी छोटी है, कोई बहुत बड़ी है, कोई आपकी नॉर्मल है, तो जो ये तीनों वैरायटी आपको ज्यादा दिख रही है तो वो उसे बोला जाता है एनाइसोसाइटोसिस, ठीक है। अब कोई आरबीसी आपकी शिकल शेप्ड हो गई है, कोई ऐसे बर सेल हो गई है ना, कोई आपकी स्टोमेटोसाइट हो गई है ना, इस तरह से हो गई है ना, कोई आपकी नॉर्मल है, ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर दिखेगी, उसे बोलेंगे हम पॉइकिलोसाइटोसिस। आरबीसी यूजुअली हैड बाइकनकेव शेप, इस तरह की दिखेगी, है ना, बीच में गड्ढा, साइड में नॉर्मल, बट जब ये आरबीसी आपके ऐसे फूल जाए, गोल मटोल टाइप हो जाए, है ना, गोल मटोल हो जाए, तो वो होगा स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है साइज के अकॉर्डिंग वो है एनाइसोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, वैली फीवर इज कॉज्ड बाय विच फंगस, तो एक फंगस है जिसे हम बोलते हैं कॉक्सीडियोइड्स इमिटिस, यानी कि जो कॉज करता है कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, जो कि कॉज करता है हमारा वैली फीवर या डेजर्ट रियूमेटिज्म भी बोलते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, स्वर्लिंग टेस्ट इन ट्रांसफ्यूजन सेटिंग्स इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। अब स्वर्लिंग टेस्ट किससे एसोसिएटेड है, अगर आपने बिल्कुल नहीं सुना है तो क्या है, सपोज ये हमारा एक प्लेटलेट का बैग है,
ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक बैग है प्लेटलेट का, ये वायर कुछ जा रही है, अगर जा रही है तो यहाँ पे अंदर प्लेटलेट है, थोड़ा सा प्लाज्मा है और प्लेटलेट भरी हुई है। ठीक है, प्लेटलेट भरी हुई है बहुत सारी। अब हम इसे इधर टिल्ट कर रहे हैं, इधर टिल्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम बार बार उसे टिल्ट करके देख रहे हैं, तो उसमें हमें दिखेगा प्लेटलेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, तो मोस्टली वो वायबल प्लेटलेट्स रहती है। ठीक है, वायबल प्लेटलेट्स, और क्लम्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो वो चीज रिलेटेड है किससे, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट से। ठीक है, जो प्लेटलेट रखी जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्वर्लिंग टेस्ट, जस्ट फॉर द वायबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट इन हमारा जो प्लेटलेट हमने बनाया है उसको चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, टू बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पूटम सैंपल फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस रिकमेंडेड फिक्सेटिव इज, तो जो है वो है सैकोमेनोफिक्सेटिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच वायरस हैज स्मॉलेस्ट जीनोम, तो इसकी प्रॉब्लम तो मैंने बहुत पहले ही सॉल्व कर दी थी। जीनोम एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके इस टेबल से सॉल्व हो जाने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट जीनोम है वो आपका HDV में रहता है। ठीक है, बट HBV भी आपका बहुत कम ही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, बट यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो रहता है वो HDV है। ऑप्शन सी इज करेक्ट या थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, विच गैस इज यूज्ड इन प्लाज्मा स्टेरिलाइजर, तो प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट आता है जिसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बोरोक्साइड। इट इज रियली टॉक्सिक टू ऑल द बैक्टीरियाज और पैथोजेंस आउट देयर, तो बहुत ही भयानक तरीके से उनकी मौत हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, लिप्शन एंड रायू इम्प्रेग्नेशन स्टेन इज डन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, तो जो फ्लैजिला को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है तो हम लिप्सन रायू स्टेन करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, विच इज द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस, तो there are some viruses which has DNA as their genetic composition and some has RNA as their genetic composition। ठीक है, तो जो DNA वायरसेस और RNA वायरसेस है वो मोटा मोटा ये है आपका। ठीक है, तो जो DNA वायरस है उसे ऐसे याद रखिए 3P 2H एंड A एंड B। ठीक है, तो 3P में देख लीजिए कौन सा आ रहा है, पार्वो आ रहा है ना, पार्वोविरिडी, तो पार्वो वायरस है। बाकी राइनो वायरस जो कि जुखाम कॉज करता है, या HIV हो गया, रोटा हो गया, ये सारे आपके RNA वायरसेस है, RNA वायरस। ठीक है, ये नीचे वाले, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। जस्ट इस टेबल को याद कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द ESR एक्सेप्ट, तो सी ESR बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि कैलिबर ऑफ द ट्यूब, मतलब ट्यूब से ही आपकी रेंज पता चलेगी आप कौन सी ट्यूब में कर रहे हो, वेस्टर्न ग्रेन में कर रहे हो या विंट्रोम में कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रेंज रहती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो रहते हैं वो RBCs को अडैस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इट कैन अफेक्ट, ऑब्वियसली फाइब्रोजन अगर होगा तो वो अफेक्ट करेगा। शेप्स एंड साइजेस ऑफ RBCs, डेफिनेटली अगर टेढ़ी मेढ़ी RBCs है तो उनका जो स्टैक लाइक बनता है ना, कॉन लाइक क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है, तो उसके लिए ऐसी RBC चाहिए। अब टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी मैसी है ना, तो कैसे काम चलेगा, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट। ब्लड ड्रॉन इन सोडियम साइट्रेट ट्यूब इज नॉट व्हाट बी, तो ये पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन सबसे तो फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइट्रेट में अगर हमने लिया है तो दैट इज गुड, वी ऑल्सो यूज 3.8% साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, द टर्म यूज टू डिनोट ए हाई WBC काउंट इन CSF, तो CSF में अगर हाई WBC काउंट है तो उसे हम बोलते हैं प्लियोसाइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ 73 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पर्म वायबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे तो हम करते ही हैं अलग अलग रीजंस के लिए, स्पर्म को देखने के लिए, बट स्टिल आयोसिन वाई जो है वो हम मोटिलिटी या वायबिलिटी को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, कैसे, आयोसिन वाई जो है लिविंग स्पर्म में नहीं जाता, तो आयोसिन वाई जो है आपका वायबिलिटी चेक करने के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें,
द क्वलंग्स टेस्ट, द क्वलंग रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। तो द स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस विच हैज आउटर कैप्सूल इन इट, है ना, तो वो होता है एस निमोनिया, है ना, एस निमोनिया। तो जिसके पास आउटर में कैप्सूल है एक, तो उसके लिए हम कोलंग रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी वगैरह इस पे जो रिएक्शन होती है साइड में, तो वो जगमगाता हुआ सा दिखेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कोलंग रिएक्शन। स्टेफ निमोनिया पढ़ना है आपको, स्ट्रेप निमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट है आपका? एमिस टेस्ट होता है म्यूटाजेनिक के लिए, म्यूटोसिस के लिए या फिर म्यूटेशंस के लिए, है ना। हेस टेस्ट बाइल सॉल्ट, फाउचेट बाइल पिगमेंट, लीगल टेस्ट इज फॉर आल्सो कीटोन बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस इज बेस्ट सीन इन टिश्यू। तो टिश्यू की बात करिए, अगर CSF की बात करी होती तो कुछ और हो सकता था आंसर, पर टिश्यू की बात करिए तो म्यूसी कार्बिन होगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ लेबोरेटरी एरर अकर इन प्री एनालिटिकल फेज। मोर देन अराउंड 70% जो आपके एरर्स हैं वो सैंपल कलेक्शन के दौरान ही हो जाते हैं, प्री एनालिटिकल एरर्स, ठीक है, जो कि हमारे एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म करने से पहले का जो भी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट से लेके पेशेंट आइडेंटिफिकेशन और अदर थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन इमेज। तो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना है। दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर इज 96 वेल। 96 वेल, वेल मतलब गड्ढे, कुएं, जो भी बोलना चाहो, जगह गिरे, है ना। तो 96 वेल प्लेट जो होती है वो हमारी होती है अलाइजा प्लेट, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अलाइजा रीडर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, तो हिफर नाइफ इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो हिफर्स नाइफ है वो हमारी देखने को मिलती है हमें रॉकिंग माइक्रोटोम में, जो कि बहुत कम यूज होता है आजकल, रोटेरी बहुत कॉमन है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट या ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच IgG सब टाइप आर लीस्ट एफिशिएंट इन क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा आपको पता है गाइस, कोई नहीं कर पाती, सिर्फ IgG कर पाती है। बट यहाँ पे क्या पूछ दिया, यहाँ पे तो भाई अलग अलग IgG के सब टाइप्स में कौन सी सबसे कम करवाती है वो पूछ लिया, तो बहुत बहुत कठिन सा लग रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीजें कर दी है IgG से रिलेटेड, IgG के सब टाइप से रिलेटेड, है ना। IgG के सब टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके वो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, क्रॉस प्लेसेंटा करना है। तो लीस्ट एफिशिएंट या फिर नहीं करती है वो होती है IgG2, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप आंसर लगा सकते हो IgG2। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, इफ अ पेशेंट हैज अ रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ 7%, ठीक है, दैट इज ज्यादा है ना, 2 के आसपास रहता है, 7 बहुत ज्यादा है। एंड HCT या फिर PCB, है ना, HCT या हेमाटोक्रिट और PCB है 20% जो कि रहता है 45% के अराउंड फॉर मेल्स। व्हाट इज द करेक्ट रेटिकुलोसाइट। तो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट हमें बताना है, ठीक है। तो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट्स का ये फॉर्मूला रहता है, रेटिकुलोसाइट कितना है आपका 7% है, प्लस इंटू HCT कितना है आपका 20% है, डिवाइडेड बाई 45। तो ये आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला फॉर करेक्टेड रेटिकुलोसाइट। इन दिस केस क्या है, 7 यहाँ पे है, प्लस 20 आपका HCT है जो मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस डिवीजन में 45 है, डिवीजन में, तो इसे डिवाइड करेंगे देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.1% आ जाएगा आपका। तो वो होता है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010 ऑफ यूरिन सैंपल इंडिकेट्स द क्रोनिक रेनल फेलियर। इफ नथिंग इज चेंजिंग, एक फिक्स यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, तो दैट इज वो है आइसोथेन्यूरिया, है ना, जिसमें ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ ट्यूब्यूल्स सीन इन एंड स्टेज ऑफ रेनल फेलियर, है ना, कुछ कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं रहा है, एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है जो ऊपर से आ रही है, समझ रहे हैं आप। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, सागागोशीज टेस्ट इज डन फॉर द प्रेजेंस ऑफ विच एमिनो एसिड। तो वो करते हैं हम आर्जिनिन जैसे एमिनो एसिड्स के लिए जिनके पास होता है ग्वानिडिन ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन 4 इज मेनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कोगुलेंट्स। सी प्रोटीन्स हमारी जो भी बनती है वो आपके ट्रांसलेशन के थ्रू बनती है, उसके बाद अगर किसी चीज में कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए कोई विटामिन रिक्वायर्ड है जो कि है क्लॉट फैक्टर के लिए यानी कि कोगुलेंट्स के लिए, वो है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के है सम रोल इन विच वन फर्स्ट एंड प्राइमरी रोल इज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, कैसल्स है ना, कैशल्स नेकलेस अपीयरेंस किसकी वजह से देखने को मिलती है, विच विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, नियासिन यानी कि पेलाग्रा है इस बंदे को, शायद पेलाग्रा। ठीक है, तो इस तरह का डार्कनिंग ऑफ नियर रीजन ऑफ नेक और थोड़े थोड़े फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैसल नेकलेस अपीयरेंस। नेकलेस बोलते हैं गले का हार, तो गले के हार जैसे ही है ये। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, सीरम यूज टू सप्लीमेंट सेल कल्चर मीडिया स्टरलाइज्ड बाय। ठीक है, तो वो से हम किससे फिल्टर करेंगे, मेनली सेल कल्चर मीडिया से करना है तो उसी हीट वगैरह वाली चीजें है ना वो ज्यादा काम नहीं आती है। ठीक है, हमें वो करना पड़ेगा मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो पोलियो हो जाता है जिसके लिए हम आजकल पोलियो वैक्सीन और या फिर पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो वो है कौन सा वाला वायरस। तो अगर मैंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो पढ़ोगे तो उसमें आपको पोलियो वायरस मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, व्हाट इज ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। कभी नहीं मिला हुआ इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए, बिकॉज ये जो बड़े बड़े लैब्स होते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, उसमें ये टेस्ट होता है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो देखना उसको ल्यूपस एंटीकोगुलेंट नाम से टेस्ट करवाएंगे एक बार, अगर वो एडमिट है या फिर दिखाने जाती है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली इट इज एंटीबॉडी। ठीक है, तो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट पे वीडियो बनाए, प्लीज जाके देखिए, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, एनाटॉमिकल साइट प्रेफर्ड फॉर वेनिपंक्चर इन अडल्ट। तो अडल्ट में अगर वेनिपंक्चर करना है तो मीडियन क्यूबाइटल वेन ही हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मीडियन क्यूबाइटल जो ये फोसा होता है, ये गड्ढा जो होता है क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, तो वहां पे वेन होती है एक मीडियन क्यूबाइटल वेन, जिससे ये निकाल रहा है अभी करंटली ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, विच वन इज बुलेट शेप्ड वायरस। तो बुलेट शेप्ड वायरस कौन सा है, बुलेट मतलब गोली नमा, गोली जिस तरह की होती है ना, बुलेट गन से फायर की हुई गोली, तो वो होता है आपका रेबीज वायरस। कोरोना वायरस देखा था कैसा था, ऊपर ऐसे फूल से पेटल से निकले थे, है ना। ठीक है, एडेनो वायरस कैसा था, स्पेस व्हीकल शेप्ड था, टू डू स्पेसशिप आ गई वजह से। तो रेबीज वायरस जो है हमारा बुलेट शेप्ड वायरस है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, थॉर्नी एप्पल है ना, एप्पल है सपोज और ये थॉर्नी है, थॉर्नी मतलब थोड़े से नुकीली से कुछ निकल रहे हैं, तो जो इस तरह के एप्पल नुमा क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, थॉर्नी एप्पल। थॉर्न्स मतलब थॉर्न्स को क्या बोलते, कांटे टाइप निकले होंगे तो होते हैं, तो वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो होते हैं अमोनियम बायूरेट के। तो यूरिन कास्ट एंड क्रिस्टल वाला वीडियो इसके लिए आप देख सकते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऑफ लंग इन सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन, इट सिग्निफाइज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, इट्स कॉल्ड। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, जस्ट धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो। वॉल्यूम ऑफ एयर, हम वॉल्यूम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं कोई पार्टिकुलर एयर का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है टर्म, सिंगल नॉर्मल क्वाइट, शांत नॉर्मल और एक सिंगल, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब कैसे, तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही है इस तरह से, नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये आता है आपका वीटी या फिर टीवी, टाइडल वॉल्यूम वाला। ठीक है,
तो ये अराउंड आपका 500 के आसपास रहता है, 500 ml। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, ASO टेस्ट इन सीरोलॉजी इज डन टू डायग्नोज। तो ASO टेस्ट मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। तो होता क्या है गाइस, लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद स्ट्रेप्टोलाइसिन O जो हमारा रिएजेंट होता है, ठीक है, प्लस पेशेंट के एंटीबॉडी अगर बनी होगी इसके अगेंस्ट, तो ये इस तरह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन दे देगा। अब ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O किसके अगेंस्ट बनती है गाइस, वो बनती है आपके रियूमेटिक फीवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, कोल्ड स्टरलाइजेशन इज डन बाय। तो कोल्ड स्टरलाइजेशन से मतलब है कि आपका स्टरलाइजेशन भी हो जाए और टेम्परेचर भी रेज ना हो, ठीक है। तो वो वैसा कब होता है, तो यूवीएन ये आपके होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंस्पिरेटर 80 डिग्री प्लस पे काम करता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन आर एक्सरे गामा रेज, एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर क्या है, रेज नहीं रहता और ये स्टरलाइजेशन करते हैं। ये सारी चीज डीएनए या उस लेवल के पे उसको डैमेज कर देते हैं, बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन को, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कोल्ड स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, व्हाट मॉर्डेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में हम कौन सा मॉर्डेंट हम यूज करेंगे, तो हम करते हैं ग्राम स्टेन का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट डाला 1 मिनट या कुछ ऐसा रखा, फिर ग्राम्स आयोडीन रहता है, ठीक है, फिर होता है एक एसीटोन, देन फिर सेफ्रानिन सी। तो पहला ये प्राइमरी स्टेन, ये आपका मॉर्डेंट, ये आपका डिकलराइजर और ये आपका काउंटर स्टेन। तो जो आयोडीन है वो आपका मॉर्डेंट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सीआरपी आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सी नहीं है। तो सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर सेल, करेक्ट है। सी रिएक्टिव प्रोटीन इज एन एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन का मतलब वो होता है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये सबसे पहले प्रोटीन इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है प्लाज्मा में, ठीक है, तो करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, सीआरपी इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीज, नहीं, बहुत गलत स्टेटमेंट है। सीआरपी स्पेसिफिक नहीं है कि किस चीज में बढ़ेगा, वो एक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन होगा तो सीआरपी हाई होगा, वो किसी भी वजह से हो सकता है, नॉट स्पेसिफिक। सीआरपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है, वो आपका एक्चुअली में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। ऑब्वियसली बेनेडिक्ट टेस्ट तो रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, हमने पढ़ा है, तो सुक्रोज तो नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे हम, व्हाट प्रोसीजर फॉर, तो वॉरफाइट टेस्ट करेंगे ना, पेंडिस टेस्ट नहीं, रिपीट करेंगे मॉलिस टेस्ट नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सुक्रोज इसमें टूट जाएगा और फिर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फाउंड इन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, तो रियो वायरस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टेबल को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, पीडीसीए स्टैंड फॉर, पीडीसीए किसे बोलेंगे, तो ये क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चन है, क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चन है। प्लान डू चेक एक्ट, डेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरह का बनाया था, प्लान डू चेक एक्ट। अगर आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करनी है किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, प्लान करो, उसे एग्जीक्यूट करो, फिर चेक करो कुछ कमी तो नहीं रहेगी, देन अगेन उसे दोबारा परफॉर्म करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें हम, ट्यूब शोन इन इमेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, तो कौन सी ट्यूब शो करी है हमने यहाँ पे आपको, ग्रीन टॉप यानी कि हेपेरिन वाइल है ये, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। हेपेरिन पे पूरा वीडियो है, पूरा एंटीकोगुलेंट सीरीज पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो प्लीज जाके देखिए। तो ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज आपसे डिस्कस करे हैं। आप अपना अपना कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया 100 में से, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीटेड था, मतलब वो क्वेश्चन 2 बार था, तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है।
प्लस ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम लाइक UPMS एग्जाम और एम्स गोरखपुर एग्जाम और DSSS भी एग्जाम. होपफुली मेरे वीडियोस आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हों. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव एन ऑसम डे.